दिमित्री मेदवेदेव के बयान की बड़ी बातें बताते हैं, उसके मायने बताते हैं, उन्होंने क्या कहा और इसका अर्थ क्या हो जाता है। दरअसल दिमित्री मेदवेदेव पुतिन के राइट हैंड माने जाते हैं और उनकी ये बहुत बड़ी धमकी है और ये सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं, ये सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। उनकी इस बयान को धमकी के तौर पे देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि रूस के अस्तित्व पर अगर खतरा होगा तो दुनिया नहीं बचेगी। उन्होंने कहा है दुनिया नहीं बचेगी, रूस की किस्मत का फैसला यूक्रेन की युद्ध भूमि पर नहीं होगा। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है, रूस पर अगर आंच आती है तो पूरी दुनिया को राख कर देंगे। ये पूरी दुनिया के लिए, ये आप समझिए, आपसे और हमसे जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। पृथ्वी से मानव जाति का नामो निशान मिटा देंगे, ये धमकी है सीधे सीधे दिमित्री मेदवेदेव की। अमेरिका और नाटो किसी गलतफहमी में ना रहे, ये बात भी इस दौरान कही गई है अपने बयान में। उनका कहना है कि हमें ऐसी दुनिया नहीं चाहिए जिसमें रूस ना हो। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर इस तरह का कोई फैसला होता है, इस तरह का अगर कोई कदम आता है, खड़ा किया जाता है जिस पे रूस को खतरा हो, तो उसका जवाब, उसका खामियाजा पूरी दुनिया को जरूर भुगतना पड़ेगा। आखिर इस पूरे बयान का क्या मतलब है, ये जरूर हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से दिमित्री मेदवेदेव और रूस की तरफ से ये कहा गया कि दुनिया मिटा देंगे, क्या अर्थ है इसका समझने की कोशिश करते हैं, चर्चा करते हैं। मेरे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा जी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। सर, मैं जरा समझना चाह रही हूँ कि आखिर इसे कैसे देखा जाए, ये दिमित्री मेदवेदेव के इस बयान को कैसे समझे, ये धमकी है पूरी दुनिया के लिए। जय हिंद नैना। देखिए, जो सवाल अभी पूरे विश्व के अंदर में गूंज रहा है और वो है ये न्यूक्लियर का जो कैटास्ट्रोफिक जिस तरह से स्टैंड ऑफ है, ये स्टैंड ऑफ है। और देखिए, इसमें रशिया को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। अमेरिका कहीं ये स्टैंड डाउन हो चुका था क्योंकि तो दो देशों ने उसको यकीन दिलाया था कि पुतिन ऐसा कुछ नहीं करेंगे। एक तो था सबसे पहला चाइना और दूसरा भारत ने भी शायद ये उनको दी थी कि नहीं करेंगे। पर जो अभी बयान आ रहा है, खास करके इस कारण से जो सिक्योरिटी कंसर्न उनको मिला था, उनको ये मिला था कि हाँ शायद बैलेंस हो जाएगा, तो अमेरिका कुछ इन चीजों को कर गया। खास करके नॉर्ड स्ट्रीम जो आपको उसके ऊपर हुई है, खुलासा हुआ है कि अमेरिका ने नॉर्वे के साथ मिलकर किया है। उसके बाद ये ऐसा लगता है कि जो उनके सिक्योरिटी कंसर्न थे, जिसके लिए रशिया गया है यूक्रेन में, रेड लाइन जो क्रॉस किया है। और देखिए क्या रेड लाइन है, नाटो का विस्तार ना हो। एक छोटी सी बात है ना, नाटो कोई ऐसा देश नहीं है, नाटो एक संगठन है। नहीं सर, लेकिन दिमित्री का अगर इस तरह से बयान आता है, आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं न्यूक्लियर धमकी देने की कोशिश है, ये वो मैसेज देने की कोशिश है कि अगर यूक्रेन का साथ दिया तो उसका खामियाजा सिर्फ यूक्रेन और ये नाटो नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। एब्सोल्युटली, उनकी धमकी को खोखले में ना लें। जब न्यूक्लियर एक्सचेंज होगा, देखिए इतने बड़ी जखेरे हैं और जो कि अमेरिका के पास भी 5000 के आसपास में है, इनके पास 6500 के आसपास है। यदि आप लें टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को लेकर, तब ये तो पूरे थोड़े यूज होंगे। ये तो 5-10 ऐसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स काफी हैं पूरे विश्व के। अब यदि अमेरिका ही कॉन्टिनेंट खत्म हो जाए, पूरा रशिया कॉन्टिनेंट, यूरेशिया खत्म हो जाएगा, यदि जहां पर भी ये यूज होंगे तो विश्व की अस्तित्व तो खत्म ही हो जाएगा। और ये कोई ऐसी खोखली क्यों बना रहे हैं लोग? केवल या क्या हथियारों को ऐसे शोकेसिंग तो नहीं होती ना, इससे आपके सिक्योरिटी इक्विलिब्रियम बनता है, इसलिए न्यूक्लियर वेपन का अपना महत्व है। जी सर। मगर आप जो दिमित्री मेदवेदेव कह रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये प्रेसिडेंट थे जब 2008 से लेकर 2012 तक। जी। वो स्ट्रैट ट्रीटी है, जो न्यू स्ट्रैट ट्रीटी थी, वो उस समय हुई थी जब ये प्रेसिडेंट थे, और ये ओबामा ने साइन किया था 2011 में, और ये 2026 तक जाना। वो है स्ट्रैटेजिकल। सर, शायद यही वजह है कि बार बार वो संधि तोड़ने की बात कह रहे हैं, बार बार वो ये धमकी दे रहे हैं। सर प्लीज आप बने रहिए हमारे साथ में, हम अपने दर्शकों को बताते चलें इस पूरी चर्चा के बीच में जो बड़ी खबर है। दरअसल
रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के निशाने पर अब नाटो देश आ चुके हैं। नाटो के परमाणु हथियारों पर नजर रखनी होगी, ये बात कही गई है। और सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि सभी नाटो देशों पर नजर है। यूएस नाटो का एक ही लक्ष्य रूस की हार, ये बात उनकी तरफ से कही गई और यही इसीलिए सीधे सीधे संदेश है कि नाटो देशों पर नजर रखनी होगी। प्रेसिडेंट पुतिन के निशाने पर नाटो देश हैं, ये कहा जा सकता है। इसके पहले भी हमने देखा था, क्योंकि पोलैंड चाहे हो, पोलैंड को लेकर भी बात कही गई थी, क्योंकि पोलैंड ही एकमात्र ये गेटवे है यूक्रेन के लिए। अगर यूक्रेन को कोई मदद पहुंचानी है, हथियारों की सप्लाई, रसद की सप्लाई करनी है, तो उसका रास्ता पोलैंड से होते हुए ही जाता है। दरअसल व्लादिमीर पुतिन ने रूस के एक न्यूज चैनल रशिया वन को एक इंटरव्यू दिया और उसमें ये बातें कही। ये इंटरव्यू काफी देर का है। हम आपको पुतिन की कुछ बड़ी बातें इस इंटरव्यू, उनके इस पूरे वक्तव्य की बताते हैं। दरअसल पुतिन ने अपने इंटरव्यू में जो बातें कही उसमें कहा कि नाटो और यूएस का एक ही लक्ष्य है, रूस को हराना। उन्होंने इस बात का जिक्र अपने इस इंटरव्यू में किया था और उन्होंने इस बात को अब ये स्पष्ट कर दिया है कि नाटो और यूएस को अब उनकी तरफ ध्यान रखना होगा। पश्चिमी देश सिर्फ रूस को बर्बाद करना चाहते हैं, ये व्लादिमीर पुतिन को लगता है। उन्होंने ये बात अपने बयान में कही। अमेरिकी सैटेलाइट भी रूस के खिलाफ जंग में शामिल है। ये एक तरह से रूस या पुतिन ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई व्लादिमीर पुतिन या रूस तो एक तरफ है, पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट है। नाटो देशों के परमाणु क्षमताओं पर नजर रखनी होगी, ये महत्वपूर्ण बात पुतिन ने अपने इस इंटरव्यू में कही है। नाटो यूक्रेन को लगातार वेपन सप्लाई कर रहा है, ये बात भी उन्होंने एक बार फिर से दोहराई है। नाटो यूक्रेन को फ्री ऑफ कॉस्ट हथियार दे रहा है। आखिर इसके पीछे का क्या मुद्दा है, आखिर इसके पीछे का क्या इंटरेस्ट है, ये भी अपने आप में बात खड़ी हो जाती है। सिन्हा साहब, जरा मैं इस बात को समझना चाहूंगी। इसके पहले जब हमने देखा था कि जब असेंबली को एड्रेस कर रहे थे पुतिन, तब भी उन्होंने इसी तरह से बात कही थी, तब भी उन्होंने यही बातें कही थी जो उन्होंने एक बार फिर से अपनी इन बातों को दोहराया है। यानी कि कहा जाए कि अब सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि निशाने पर पोलैंड भी है, जर्मनी भी है, फ्रांस भी है और विशेष तौर से यूएस भी है। एब्सोल्युटली। देखिए नैना, जब पुतिन बात करते हैं तो पुतिन की बातों को ध्यान दे पूरी विश्व, क्योंकि जब वो कहते हैं कि डीनाजिफिकेशन करेंगे, जब हम आपको डीमिलिटराइज करेंगे, तो वो आपको दिखता है जमीन पे वो हो रहा है। वो नहीं कहते हैं कि हम यूक्रेन की धरती को जाकर के हम कब्जा कर लें, मगर वो उनकी जब उसको, तो इन चीजों को समझनी पड़ेगी। और देखिए जो न्यूक्लियर वेपन है, भारत के पास भी न्यूक्लियर 100 से प्लस है। कल यदि आपको भारत के अस्तित्व को, वो कहते हैं कि हमारे अस्तित्व को खतरा है, हमारे जो नेशनल अस्तित्व है वही निशाने, तो फिर आप वो जो कह रहे हैं दूसरे देश प्रॉक्सी से करते हैं। अमेरिका का केवल पर्ल हार्बर में हुआ था ना अटैक, कोई उसके अस्तित्व को खतरे, तो उसने हिरोशिमा नागासाकी में क्यों गिरा दिया, अब कोई सवाल नहीं करता जी। तो जब वो पूरी तो दूसरी विश्व युद्ध खत्म हो चुकी थी, सब जीत के कगार में थे अलाइड फोर्स, फिर अमेरिका ने क्या बदला लेने के लिए, वो तो उसकी अस्तित्व को कहीं खतरा नहीं था। तो आज बात ये होती है कि देखिए कटघरे में खड़े करिएगा तो कभी भी आप देश पूरे विश्व के अंदर में शांति और बैलेंस नहीं ला सकते जी। आप ये नाटो है क्या, ना पोलैंड के पास न्यूक्लियर वेपन है, जर्मनी और फ्रांस कहता है हम नहीं जाएंगे रशिया के अगेंस्ट में, एक यूके है, एक कनाडा है, यूएस है, ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इनको भी पता है, मगर ये भाई प्रॉक्सी करना चाहते हैं। प्रॉक्सी से आप उनको पूरे इकोनॉमी को खत्म कर दीजिए। अभी कोई लामबंद हो जाए इंडिया के अगेंस्ट, जब हमारे अगेंस्ट हुए थे ये 1971 में बोथ अमेरिका और यूके, अगर हमने तो से खींच लाया, बांग्लादेश बन गया। बिल्कुल। तो देखिए आने वाले समय में ये वही है, यही जिंजरिंग अप होता है, यही सर, लेकिन एक तरह से ये तो विक्टिम कार्ड भी प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। पुतिन ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा वो भी मैं आपको एक बार सुनवाती हूँ, जरा प्ले करते हैं वो वीडियो, वो इंटरव्यू जो पुतिन ने रशियन चैनल को दिया था। Все ведущие страны НАТО объявили своей главной целью нанести нам стратегическое поражение.
с тем, чтобы наш народ страдал, как они говорят. Ну как же мы в этих условиях можем не учитывать их ядерные потенциалы? Тем более, что они поставляют на Украину оружие стоимостью в десятки миллиардов долларов. И ведь это и есть участие в известном смысле. Почему? Потому что это не просто обычное военно-техническое сотрудничество. Они же деньги-то за это не получают. तो व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा वो आपने सुना, दिमित्री मेदवेदेव ने जो कहा वो आपने देखा। अब हम आपको इन दोनों ही नेताओं की केमिस्ट्री भी बताते हैं कि कैसे ये दोनों लोग रूस पर पिछले 20 सालों से राज कर रहे हैं। जी आपको ये भी बताते चले, ना सिर्फ रूस पे राज कर रहे हैं बल्कि दोनों की घनिष्ठता। पुतिन 2000 में पहली बार रूस के राष्ट्रपति बने थे, ये हम सभी जानते हैं। 2004 में दूसरी बार एक बार फिर से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चुने गए। और आपको ये भी बताते चलें कि जिस तरह से खासतौर से अभी ये देखा गया, पुतिन साल 2000 में पहली बार जब रूस के राष्ट्रपति बने, वैसे तो पुतिन रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी के एजेंट थे, इस बात को याद रखिए, लेकिन पुतिन के पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हुई 1994 में। जी हाँ, जब सेंट पीटर्सबर्ग से होती हुई इनकी पूरे करियर की शुरुआत होती है, जब वो वहां के डेप्यूटी मेयर बने और वहां से उन्होंने तरक्की की ऐसी रफ्तार पकड़ ली कि वो फिर उन्होंने कभी पलट कर नहीं देखा। 5 साल के अंदर रूस के प्रधानमंत्री और फिर 1 साल के बाद में 2000 में रूस का सर्वोच्च पद यानी कि राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति चुने गए। पुतिन के इसी कार्यकाल में 2003 में मेदवेदेव पहली बार क्रेमलिन पहुंचे थे। अब बात 2004 की अगर करें तो 2004 में दूसरी बार एक बार फिर से रूस के राष्ट्रपति चुने जाते हैं व्लादिमीर पुतिन। आपको बता दें, अब तक पुतिन बहुत ताकतवर हो चुके थे। 2000 से 2004 तक, 2004 में पुतिन को दोबारा राष्ट्रपति चुना गया, लेकिन यहां से पुतिन का नया चैलेंज शुरू हो जाता है। नया चैलेंज क्या? रूस के संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति लगातार तीसरी बार रूस का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अब बात थी 2008 के चुनाव की। 2008 के चुनाव में पुतिन को यह पद किसी और को देना था, क्योंकि संविधान तीसरी बार किसी को परमिट नहीं करता, और यहीं पर दिमित्री मेदवेदेव की एंट्री हो जाती है। कैसे? आपको बताते हैं। दरअसल साल था 2008 जब पुतिन ने दिमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति बनाया, और आपको यह भी बताते चले कि भले ही राष्ट्रपति कोई और था, लेकिन चेहरा कोई और था, लेकिन ताकत क्या थी? मेदवेदेव को राष्ट्रपति बनाकर एक तरह से कहा जाए कि वो खुद ही देश की कमान अपने हाथ में लिए हुए थे। मेदवेदेव को उन्होंने राष्ट्रपति जरूर बनाया, संविधान संशोधन किया, राष्ट्रपति की पावर पीएम खुद को दे दे, यानी कि एक तरह से उन्होंने खुद को अपने इसमें पावर ले ली। 2008 में पुतिन ने अपने सबसे भरोसेमंद यानी कि दिमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति बना दिया, खुद प्रधानमंत्री वो बन गए। लेकिन इस पूरे सिनेरियो के बीच में जो साइनिंग अथॉरिटी थी, वो साइनिंग अथॉरिटी मेदवेदेव के पास ही थी। पुतिन ने यहां पर भी खेल किया, संविधान में उन्होंने संशोधन किया, और ये जो सारी पावर्स हैं उन्होंने वो अपने पास में ले ली। अब आप इस बात को समझिए कि यानी कि चेहरा भले ही दिमित्री मेदवेदेव का रहा हो, लेकिन पावर्स जो पूरे रूस के लिए रही, वो रही एक तरह से व्लादिमीर पुतिन के साथ में। यानी ये संविधान में जो बदलाव किए गए थे, ये केमिस्ट्री दर्शाते हैं व्लादिमीर पुतिन और दिमित्री मेदवेदेव की।